नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अभिषेक जायसवाल। आज कोरोना के समय हम सभी के विद्यालय बंद हैं और ऑनलाइन ही एक तरीका है जिससे हम अपनी पढ़ाई को जारी रख सकते हैं। तो मेरा एक छोटा सा प्रयास है कक्षा 9 के विद्यार्थियों के लिए विज्ञान विषय के रसायन विज्ञान पाठ के लिए। आशा है कि आप लोग इसका लाभ उठा पाएंगे। तो कक्षा 9 के रसायन विज्ञान के प्रथम पाठ से हम शुरुआत कर रहे हैं। पाठ का नाम है हमारे आसपास के पदार्थ। आसपास मतलब हमारे पर्यावरण के, मतलब हमारे चारों ओर जो भी पदार्थ हैं उनके बारे में हम अधिक से अधिक जान सकें। अभी तो हम केवल उन्हें देखते आए हैं कि उनका रंग कैसा है, उनका आकार कैसा है, स्वाद कैसा है, ये सब इनके भौतिक रूप ही हैं। लेकिन अगर हम और अंदर जानना चाहें कि क्यों किसी चीनी को मिलाने पे चीनी पानी में घुल जाता है, डिटॉल को अगर हम पानी में डालते हैं तो वो दूधिया रंग का क्यों हो जाता है, इन सब प्रश्नों का उत्तर आपको इस पाठ में मिलेगा। लेकिन ये सब जानने से पूर्व हम ये जानेंगे कि पदार्थ है क्या। तो कोई भी वस्तु जिसमें कुछ वेट होगा और वो स्थान घेरेगी अपने सराउंडिंग में, वे सभी पदार्थ होंगे। और पदार्थ की दो अवधारणाएं थी। पुराने समय में जो अवधारणा है उसको हम पुरातन अवधारणा यहाँ या ट्रेडिशनल जो थिंकिंग थी, और नवीन अवधारणा जो आज के समय की थिंकिंग है इसको लेकर। तो पुरातन अवधारणा की हम बात करें तो इसमें पदार्थ को जो है 5 भागों में बांटा गया है। वायु, अग्नि, आकाश, पृथ्वी, जल। इन्हीं 5 घटकों के आधार पर यह माना गया कि सभी वस्तुएं कहीं ना कहीं इन्हीं 5 के संयोग से बनी है। ये पुरातन अवधारणा थी। और नवीन अवधारणा की बात करें तो इसमें 2 रूप माने गए पदार्थ के। एक तो भौतिक रूप कि वो ऊपर से कैसे दिखाई दे रहा है, और एक है रासायनिक स्वरूप कि पदार्थ का आंतरिक स्वरूप कैसा है। अब रासायनिक स्वरूप के बारे में हम रसायन विज्ञान के आगे के पाठों में अच्छे से और जानेंगे। यहाँ पे हम भौतिक स्वरूप की बात करेंगे। भौतिक स्वरूप में ठोस, द्रव और गैस है। हमें इस पाठ में इसी के बारे में विस्तार से जानना है। ठोस, द्रव और गैस पर कि ठोस, द्रव और गैस ये सभी कणों से ही मिलकर बने होते हैं, छोटे छोटे कणों। ठोस के कण आपस में एक दूसरे से बंधे होते हैं। द्रव के जो कण हैं वो थोड़े दूर दूर होते हैं और गैस के बहुत दूर दूर होते हैं। ऐसा क्यों होता है? अगर हम कणों की बात करें तो हर पदार्थ छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। अब अगर ठोस की बात करें तो यही कण ठोस के केस में पास पास आ जाते हैं। उनमें ये अंतराणविक स्थान क्या है? 2 अणु हैं, जैसे ये प्रथम अणु हो गया, ये द्वितीय अणु हो गया। इनके बीच एक स्थान है, जगह है। इसी जगह को हम क्या बोलते हैं? अंतराणविक स्थान। और ये अंतराणविक स्थान ठोसों में जो है बहुत कम होता है, नगण्य होता है, नेग्लिजिबल। और द्रव की बात करें अगर हम, तो द्रव में अंतराणविक स्थान थोड़ा बढ़ जाता है। गैस की केस की बात करें तो अंतराणविक स्थान और बढ़ जाता है। और इसका प्रभाव कैसे पड़ता है कि ठोस जो है दबता नहीं है हमसे, जबकि द्रव दबते हैं, गैस दबते हैं। उसका कारण यही है, अंतराणविक स्थान, उनके कणों के बीच जगह होना। द्रव और गैस के केस में अंतराणविक स्थान उपलब्ध है, इसीलिए उनका संपीड़न किया जा सकता है, उन्हें दबाया जा सकता है। ठोस की अवस्था में अंतराणविक स्थान कम है, इसीलिए हम उसे दबा नहीं सकते। अब ये अंतराणविक स्थान कम और ज़्यादा क्यों है, ये किससे डिसाइड होगा? अंतराणविक बल से। हम सभी जानते हैं कि जितनी भी वस्तु है, अगर हम अपनी पृथ्वी की बात करें तो यहाँ पे भी हम क्यों अभी खड़े हैं या आप क्यों अपने घर में बैठ पाए हैं? क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल, हम हैं एक अणु और एक अणु है पृथ्वी। किसके बीच जो बल है वो बल एक दूसरे को स्थिर रखे हुए है। ऐसे अंतराणविक बल भी पदार्थों में होता है कि 2 कण हैं, उनको आपस में बांधने का काम कौन करता है? अंतराणविक बल, ये जो फोर्स है F। ठोस के केस में ये अंतराणविक जो बल है वो काफ़ी स्ट्रांग होता है। अगर हम ठोस के केस में उसको F1 कहें, द्रव के केस में F2 कहें, और गैस के केस में F3 कहें, तो सबसे ग्रेटर किस में होगा? ठोस में। उसके बाद द्रव में उससे कम, और गैस में सबसे कम अंतराणविक बल। ठीक है, तो ये F1 अंतराणविक बल ठोस का दिखा रहा है, F2 अंतराणविक बल गैस का और द्रव का, और F3 अंतराणविक बल जो है वो दिखा रहा है गैस का। जिनका आंतरिक आणविक बल जितना कम होगा वो वस्तुएं उतना आसानी से दबेंगी।
क्योंकि वो उतनी कठोर नहीं होंगी। जैसे ये फ़ोन यहाँ सबसे कठोर होगा क्योंकि ये इसने अपने कड़ों को बहुत अच्छे से बांध कर रखा हुआ है, जैसे ठोस के केस में है। जैसे मेज है, कुर्सी है, उसमें ये फ़ोन काफ़ी स्ट्रांग है। और द्रव की बात करें, F2 तो थोड़ा वीक हो जाता है, इसीलिए ये बहते हैं, ठीक है। और गैस के केस में क्या होता है कि अंतराणविक बल बहुत कम है, इसीलिए इसके जो अणु हैं वो स्थिर नहीं रहते, काफ़ी तेज़ी से भागते हैं, ठीक है। तो स्वरूप और गति कणों की इसी से निर्धारित होती है, अंतराणविक स्थान और अंतराणविक बल। इसलिए मैंने अंतराणविक स्थान और अंतराणविक बल आप लोगों को पहले बता दिया, क्योंकि इन दोनों को बिना जाने हम स्वरूप और गति नहीं समझ सकते। क्योंकि अंतराणविक स्थान और अंतराणविक बल यही निर्धारित करते हैं कि कोई वस्तु का स्वरूप कैसा होगा और वो गति किस प्रकार कर सकेगी। जैसे अगर हम मेज की बात करें तो मेज का स्वरूप अंतराणविक बल और अंतराणविक स्थान के आधार पर कैसा है, एक निश्चित है, क्योंकि उसके जो अंतराणविक बल हैं वो काफ़ी अधिक हैं, अंतराणविक स्थान कम है, इसलिए उसका स्वरूप निश्चित है। पानी की बात करें तो अंतराणविक स्थान कणों के बीच ज़्यादा है, अंतराणविक बल कम है, इसीलिए ये थोड़ा बहता है, इसमें बहने की अवस्था होती है। और गैस की बात करें तो अंतराणविक बल काफ़ी कम होता है, अंतराणविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है, इसीलिए इसके कण भागते रहते हैं। अब गति की बात करें तो ठोस के जो कण होंगे वो गति नहीं करते, वो स्थिर रहते हैं, क्योंकि अंतराणविक बल कणों को बांध कर रखता है, इसलिए गति संभव नहीं है। द्रव के केस में क्या है, अंतराणविक बल कम है, इसीलिए उनके कणों में गति है, द्रव बहता है। और गैस के केस में क्या है, अंतराणविक बल बहुत कम है, स्थान अंतराणविक बहुत ज़्यादा है, इसीलिए ये काफ़ी तेज गति करते हैं। अगर हम एक कॉर्नर में रूम फ्रेशनर या सेंट या किसी भी गैस को छिड़क दें तो वो तेज़ी से दूसरे कॉर्नर पे आसानी से सूंघी जा सकती है, स्मेल की जा सकती है। उसका रीज़न यही है कि गैस की जो गति है वो बहुत ज़्यादा है। तो आज हमने ये जान लिया इसमें कि स्वरूप और गति कणों के कैसे निर्धारित है। अब आगे हम ठोस द्रव गैस के बारे में अलग अलग जानेंगे। पदार्थ के स्वरूप, कण, गति, उनकी ये सब जानने के बाद अब हम ठोस द्रव और गैस जो हमारे मुख्य टॉपिक हैं, अभी तो हमने इंट्रोडक्टरी पार्ट पढ़ा था, अब ठोस द्रव गैस इनको अलग अलग ना बताकर मैं यहाँ संक्षिप्त रूप से इनके जो बेसिक अंतर, क्योंकि अंतर बहुत ज़्यादा आता है लिखने को, तो यहाँ मैंने 5 आधार 1 2 3 4 5 6 आधार पर मैंने यहाँ अंतर उठाया है ठोस द्रव गैस को समझाने के लिए। सबसे पहले है अंतराणविक स्थान, इसकी हम चर्चा कर चुके हैं, जो कणों के बीच जगह होती है। तो ठोस में कणों के बीच जगह कम होती है, तो अंतराणविक स्थान क्या हो जाएगा, इसका ठोस का कम हो जाएगा, क्योंकि इसमें कम होता है। फिर द्रव की बात करें तो द्रव में अंतराणविक स्थान ज़्यादा होगा ठोस की अपेक्षा, और गैस की बात करें तो बहुत ज़्यादा। अब उसके बाद हम दूसरे आधार पर इन तीनों के बीच अंतर को देखते हैं। दूसरा आधार है अंतराणविक बल। अंतराणविक बल वह बल है जो दो कणों को आपस में जोड़ कर रखता है। तो ठोस कड़ा होता है, इसलिए अंतराणविक बल क्या होगा, इसका ज़्यादा होगा। द्रव का कम होगा, और गैस के केस में बहुत कम। अब आगे बढ़ते हैं, आकार की बात करते हैं। ठोस का आकार क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव का आकार निश्चित नहीं होता, तो क्या होगा, अनिश्चित हम लिखेंगे। जो चीज़ निश्चित ना हो तो उसे हम कहेंगे अनिश्चित। गैस का भी आकार अनिश्चित। अनिश्चित का क्या अर्थ है कि इनका वजन और भार तो होगा द्रव और गैस का, लेकिन आकार वही होगा जिसमें ये रखे जाएंगे, जिस कंटेनर में, जिस बर्तन में। उसके बाद हम बात करते हैं आयतन की। तो ठोस का जो आयतन है वो निश्चित होता है, आकार और आयतन दोनों निश्चित हो गए इसका मतलब, क्योंकि आकार तो पहले ही निश्चित था। अब हम द्रव की बात करें तो द्रव का जो आयतन है वो आयतन निश्चित होता है। जैसे 1 लीटर अगर द्रव है तो वो 1 लीटर ही रहेगा, केवल आकार इसका बदलेगा। हम जिस भी कंटेनर में डालेंगे, बॉटल, ग्लास या जिसमें, उसी का ये आकार ले लेगा। आकार जो इसका अनिश्चित है, आयतन निश्चित है। और गैस के इसमें आकार और आयतन दोनों अनिश्चित होता है। अब हम बात करते हैं गतिज ऊर्जा की। गतिज ऊर्जा क्या होती है, अभी जैसे मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो मेरी जो ऊर्जा है वो स्थितिज ऊर्जा है,
कोई भी वस्तु की जो स्थिति के कारण जो ऊर्जा होती है उसकी पोटेंशियल एनर्जी जिसको कहते हैं स्थितिज ऊर्जा। और जैसे ही वस्तु चली, जैसे मैं यहाँ गति करना शुरू कर रहा हूँ तो मेरी स्थिति ऊर्जा अब गति ऊर्जा में बदल रही है, जिसे हम काइनेटिक एनर्जी कहते हैं। तो ठोस की बात करें तो ठोस में जो गतिज ऊर्जा है कणों की वो बहुत कम होगी, क्योंकि कण आपस में बहुत अच्छे से जुड़े हैं, गति नहीं हो रही है, इसलिए गतिज ऊर्जा क्या होगी ठोस के केस में कम होगी। अब अगर द्रव की बात करें तो द्रव में अंतराणविक स्थान है और अंतराणविक बल इनका थोड़ा कम है, इसलिए द्रव के जो कण हैं उनको गति करने का अवसर मिलेगा। तो ठोस की अपेक्षा गतिज ऊर्जा क्या होगी इसकी ज़्यादा होगी। अगर हम गैस की अब बात करें तो गैस के कण बहुत दूर दूर हैं, उनको गति करने का काफ़ी अवसर मिल रहा है, इसका मतलब इसकी गतिज ऊर्जा गैस के कणों की बहुत ज़्यादा होगी। अब संपीड़न क्या होता है, किसी वस्तु को दबा पाना, कि हम किसी वस्तु को कितना इजीली दबा पाते हैं। तो ठोस की अगर बात करें तो इसका जो अंतराणविक स्थान है ठोस का वो बहुत कम है, जगह पहले से ही नहीं है, तो हम और कितना दबा पाएंगे, इसलिए ठोस का संपीड़न क्या होगा कम होगा, कम होता है संपीड़न इसका। अब अगर द्रव की बात करें तो अंतराणविक स्थान है, इसमें चांसेस हैं कि हम इसे संपीड़ित कर सकते हैं, दबा सकते हैं, तो क्या होगा ठोस की अपेक्षा ज़्यादा ठोस की अपेक्षा। और गैस का संपीड़न हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपने देख रहे हैं, जैसे घर में एलपीजी गैस यूज हो रही है, वो एक गैस है लेकिन हम उसे लिक्विफाइड करते हैं, इसलिए उसका नाम एलपीजी है, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। उसको संपीड़ित करना आसान है क्योंकि इसका अंतराणविक स्थान बहुत ज़्यादा होता है कणों के बीच गैस का, तो इसलिए इसका संपीड़न बहुत ज़्यादा है, आसानी से इसे संपीड़ित किया जा सकता है। इसी तरह ऑक्सीजन जिसका इस्तेमाल हॉस्पिटल में होता है, उसको भी सिलेंडरों में हम संपीड़ित करते हैं, ऑक्सीजन भी एक गैस है, इसको भी हम इजीली संपीड़न इसका कर सकते हैं। इसी तरह सीएनजी है, पीएनजी गैसें हैं, इन सब का संपीड़न हम अपने दैनिक जीवन में करते हैं। तो ठोस, द्रव और गैस, अब अगर अंतर लिखने को आता है तो आप अंतर हमेशा ये टॉपिक डालकर ही लिखें, इससे आपको पूरे नंबर मिलेंगे, क्योंकि आप जब अंतराणविक स्थान, अंतराणविक बल, आकार, आयतन, गतिज ऊर्जा और संपीड़न लिखेंगे तो पहले से ही ये बात पता चल जाएगी कि आप अंतर किन आधारों पर लिख रहे हैं। अब हम आगे बात करेंगे जो कुछ 20 में प्रश्न आए हैं और कुछ छोटे प्रयोग जो हुए आपकी किताबों में। अब पाठ में आए कुछ प्रश्नों के बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। जितना हमने पढ़ा है उसके आधार पर कुछ प्रश्न हमेशा एनसीईआरटी की किताबों में पाठ के बीचों बीच भी रहते हैं। तो पहला प्रश्न है इसमें से कि निम्नलिखित में कौन सी चीज़ें पदार्थ हैं। पहला है लिखा हुआ है कुर्सी, तो कुर्सी पदार्थ है, कैसा पदार्थ है, ये ठोस है, ठीक है। और ठोस पदार्थ क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे से चर्चा हो चुकी है। वायु भी क्या है, एक तरह से पदार्थ ही है, क्योंकि ये भी जगह घेरती है, जैसे हम गुब्बारे में भर दें तो उतनी जगह ले लेगी। आगे स्नेह मतलब होता है किसी से प्रेम करना, तो इससे केवल हम अनुभव कर सकते हैं, ना कोई आकार है इसका, ना तो कोई इसका आयतन है, ना ये स्थान घेरता है, तो स्नेह नहीं होगा। आगे गंध भी महसूस की जा सकती है, लेकिन हम इसका बता नहीं सकते कि गंध में कितनी वजन है या गंध का कितना आकार है, कैसा। घृणा भी एक तरह का अनुभव है जिससे व्यक्ति एक दूसरे के साथ करता है घृणा, तो ये भी पदार्थ नहीं है। आगे है बादाम एक ठोस पदार्थ है, एक तरह का ड्राई फ्रूट है ये। विचार भी एक अनुभव है, एक संवेग है, इसलिए ये भी पदार्थ नहीं। शीत हम क्या होगा, शीत भी हम महसूस करते हैं कि कोई चीज़ कितनी ठंडी है, तो ये पदार्थ नहीं होगा। नींबू पानी पदार्थ है, ठीक है, इसमें कई पदार्थों के संयोग से मिलकर बना है लेमोनाइड या नींबू पानी, तो ये भी पदार्थ है। इत्र की सुगंध ये भी महसूस की जा सकती है, तो ये कोई पदार्थ नहीं है। तो पदार्थ क्या क्या हुए इसमें से जो छट गए, कुर्सी पदार्थ होगी, वायु पदार्थ होगा, बादाम होगा पदार्थ, नींबू पानी पदार्थ होंगे, बाकी सभी एक प्रकार के अनुभव हैं। अब आगे हम बात करते हैं दूसरे प्रश्न की जो इसमें आया हुआ है। निम्नलिखित प्रेक्षण के कारण बताइए। गर्मा गर्म खाने की गंध कई मीटर दूर से ही आपके पास पहुंच जाती, लेकिन ठंडे खाने की महक लेने के लिए आपको उसके पास जाना पड़ता है। तो इसका कारण क्या है, जब गर्मा गर्म खाना तैयार होगा तो उसमें वाष्प रहेगी, जो उससे वाष्प उठती है, और वाष्प की गतिज ऊर्जा के कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा होती है, जो हमने चर्चा की है
कि वाष्प एक तरह की गैस है, तो जब गतिज ऊर्जा ज़्यादा होगी तो तेज़ी से वो इधर उधर कण भागेंगे, और जब कण इधर उधर भागेंगे तो हम अगर दूर भी हैं तो कण हमारे तक पहुँचेंगे, हमें महक आएगी। और ठंडे में, ठंडा है खाना अगर, तो उसमें किसी भी तरह का वाष्प या उसकी सुगंध नहीं उठ रही है, वाष्पन नहीं हो रहा है पदार्थ में, पानी के जो वाष्प हैं वो टेस्ट के साथ नहीं उठ रहे हैं, इसीलिए हमें नहीं आती है गंध उसकी। ठीक है, तो इसमें कणों की गतिज ऊर्जा ही मुख्य कारण है कि जो गर्म खाना है उसके कणों की गतिज ऊर्जा ज़्यादा है तो कण हम तक पहुंच जा रहे हैं, जबकि जो ठंडा खाना है उससे कणों की गतिज ऊर्जा बहुत कम है, वो नहीं पहुंच पा रहा है, हमें पास जाने पे ही महक महसूस हो रही है। तीसरा प्रश्न है, स्विमिंग पूल में गोताखोर पानी काट पाता है, इससे पदार्थ का कौन सा गुण प्रेक्षित होता है? तो पदार्थ का कौन सा गुण है कि पदार्थ के कणों के बीच स्थान होता है। अगर स्थान ना होता तो गोताखोर जब पानी हटाता तो कण एक दूसरे को, अगर उनके बीच स्थान ना होता तो वो एक दूसरे को हटाते ही ना, तो इसलिए पानी कटता ना। तो यहाँ अंतराणविक स्थान की बात है कि अंतराणविक स्थान कणों के बीच है, इसीलिए कण अपने स्थान को बदल पा रहे हैं। और चौथा प्रश्न है, पदार्थ के कणों की क्या विशेषताएं होती हैं? तो बहुत सारी विशेषताएं, पदार्थ के कण गति करते हैं, अंतराणविक स्थान होता है उनके बीच अंतराणविक बल होता है, उनकी अपनी स्थितिज गतिज ऊर्जाएं होती हैं। इस तरह से कई तरीके से आप विशेषताएं लिख सकते हैं, कणों की गति के आधार पर, स्वरूप के आधार पर। जो मैंने आपको पढ़ाया हुआ है उसमें से बहुत सारी विशेषताएं जिससे आप लिख सकते हैं। अब एक प्रयोग आया है, उसकी भी चर्चा कर लेते हैं प्रयोग की। तो प्रयोग जो है वो है कि वो प्रश्न कई बार घुमाकर भी आता है सीबीएसई बोर्ड में कि पानी में हम कोई भी चीज़ डालते हैं कलरफुल, जैसे पोटेशियम परमैंगनेट का अपना एक रंग होता है, डिटॉल का अपना एक रंग है, या आप होली में ही रंग पानी में डालते हैं तो पानी क्यों रंगीन हो जाता है? तो ऐसा क्यों होता है कि अगर हम पानी की बात करें तो पानी के कणों के बीच जगह है, अब कोई भी हम अगर कलरफुल चीज़ डालते हैं, कोई भी रंग, तो उसके भी कण होंगे, वो कण यहाँ इन पानी के कणों के बीच आ जा रहे हैं हमें, तो इससे पानी का एक रंग हो जा रहा है, जो उस विलेय का रंग है वैसा ही इस पूरे विलयन का हो जा रहा है, क्योंकि ये इसके कण समावेशित हो जा रहे हैं पानी के कणों के बीच। पानी के कणों के बीच अंतराणविक स्थान है, इसमें ये जो भी वो रंगीन पदार्थ है उसके कण आकर समावेशित हो जाते हैं और पूरा का पूरा वो रंगीन हो जाता है। अब इसमें से भी अगर हम निकाल के दूसरे सादे पानी में डालें तो वो और रंगीन होगा, फिर इसमें से भी निकाल कर डालें तो वो और कलरफुल हो जाएगा। ठीक है, चाहे जितना हम उसे तनु करेंगे लेकिन वो रंग आपको मिलेगा पानी का। लेकिन एक समय आएगा कि इसके कण इतने कम हो जाएंगे कि पानी के कणों के बीच समावेशित नहीं होंगे, तब जाकर आपका विलयन रंगहीन होगा। ठीक है, तो ये प्रश्न डिटॉल को लेकर, पोटेशियम परमैंगनेट को लेकर, या नीले थोथे जिसको हम कॉपर सल्फेट कहते हैं, या ब्लैक कलर का हमारा MnO2 होता है, मैग्नीज डाइऑक्साइड, किसी को भी लेकर ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि पानी में डालने पर पानी रंगीन क्यों हो जा रहा है। तो इसका कारण यही है कि पानी के कणों के बीच अंतराणविक स्थान है, उस अंतराणविक स्थान में इस रंगीन पदार्थ के कण आकर समावेशित हो जा रहे हैं, इसलिए ये पूरा का पूरा पानी कलर्ड हो जा रहा है, कलरफुल हो जा रहा है। तो आज के वीडियो में इतना ही। पदार्थ के हमारे आसपास के पदार्थ हम पढ़ रहे हैं, हमने लगभग 50 से 40% पार्ट को कवर कर लिया है। बाकी जो पोर्शन बचा है हम नेक्स्ट वीडियो में इसको डिस्कस करेंगे, और उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अपने अधिक से अधिक दोस्तों से बताइए, कोरोना महामारी के समय इस वीडियो से वो लाभ उठा पाएंगे। मैंने बहुत अच्छे तरीके से बताने की कोशिश की है। आप सभी को लगता है अगर कहीं पे कमियां हैं तो आप उसे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। और प्लीज़ इस चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।